देखिए, बहुत बार आपसे कहते रहे कि आप या दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं जो किसी की बात सुनने का दावा करते हैं, इनफैक्ट वो उसकी बात सुनते ही नहीं। वो केवल और केवल जो कुछ वो सोचते हैं उसके संबंध में दूसरे के वक्तव्य से प्रमाण ये जुटाते हैं। यही आपकी स्थिति होती है। जब हम कुछ भी आपको बताते हैं तो आप इनफैक्ट मेरी नहीं सुनते। आपके अंदर, आपके अपने मस्तिष्क में, आपके अपने दिमाग में जो सेक्शन की व्याख्या मौजूद है, उस व्याख्या के माध्यम से आप अपनी व्याख्या के लिए या तो मेरे वक्तव्य से प्रमाण जुटाते हैं या हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये आपकी नहीं, सभी की दशा है। कारण यह है कि आप सिर्फ वही सोच सकते हो जो आपके अंदर मौजूद है, या यूं कहें, आप दुनिया को सिर्फ वैसे ही देख सकते हो जिस प्रकार की सोच आपकी है। उससे डिफरेंट दुनिया नहीं दिख सकती। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया कैसी है यह बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुछ दुनिया के बारे में बता रहा है वो उसका अपना दृष्टिकोण है दुनिया के बारे में। उसे दुनिया वैसी दिख रही है, और दुनिया है नहीं, प्रत्येक विचार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, सबके संबंध में यही स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य है तो निरपेक्ष, लेकिन सत्य की अभिव्यक्ति यह हमेशा सापेक्ष है। क्योंकि सत्य जो आपने अनुभव किया वो तो भीतर अनुभव किया, और जब आप उसकी अभिव्यक्ति देंगे तो आप कितनी भी निष्पक्षता बरत लें, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आपके अपने विचारों के अनुरूप ही होगी। आपके विचारों से भिन्न होकर सत्य की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। और यह भी तब जब आप महामानव हैं, और महामानव होकर आप सत्य को जस का तस सामने रखने की कोशिश करें, तो भी उसमें कुछ ना कुछ मिलावट या कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि पूर्ण अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? आप जो कुछ सोचते हो वो 100% किसी से कह ही नहीं सकते, ये असंभव है। तो पूर्ण सत्य अभिव्यक्त नहीं होता। जो कुछ अभिव्यक्त होता है वो आपकी अपनी भावना है, और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य का सिर्फ अनुभव हो सकता है, सत्य की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए कहा जाता है कि सबका अपना सत्य है। और इसीलिए जो फेसबुक के बेवकूफ जो लिखा करते हैं कि सही बात होनी चाहिए, सही तो सबके दृष्टिकोण से अलग अलग है। सही भी करने की कोशिश होगी तो भी आपके अपने दृष्टिकोण के मुताबिक आप सही करोगे, और वो सही जरूरी नहीं मेरा सही हो। मेरा सही कुछ अलग हो सकता है। इसलिए सत्य निरपेक्ष होते हुए भी सापेक्ष दिखाई देता है। ठीक है? अब है क्या, आप हमसे प्रश्न करते हो, जबकि अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर सुना हो तो उस प्रश्न की न तो जरूरत बचेगी और न कोई बात बचेगी। है क्या, लेक्चर आप ऐसे सुनते हो कि ये काम का है, ये काम का नहीं है, जबकि वो पूरा काम का है। ठीक है? पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी
पर्सनल नॉलेज और आउन नॉलेज की। हमने कहा था कि पर्सनल नॉलेज आपकी वो है जो आप अपनी इंद्रियों से हासिल करते हो, यानी स्वयं हासिल करते हो, वो आपकी पर्सनल नॉलेज है। और आउन नॉलेज का मतलब यह हुआ कि किसी भी स्रोत से आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। वो स्रोत किताब भी हो सकती है, वो स्रोत कोई टीचर भी हो सकता है, वो स्रोत कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आपने स्वयं, ठीक है, वो जानकारी अनुभव नहीं की है, इसलिए उस जानकारी पर आपका विश्वास है, आपकी मान्यता है कि चूंकि किताब में लिखा है तो सही होगा। लेकिन जो पर्सनल नॉलेज आपकी होती है उस पर आपकी श्रद्धा होती है, उस पर आपका फेथ होता है, ठीक है ना, उस पर आप बिलीव करते हो और इस पर आपका फेथ होता है। ये दो अलग शब्द हैं और दो अलग भावभूमि से आते हैं, ठीक है। उस पर आपका बिलीफ होता है, इस पर आपका फेथ होता है। और फेथ जिस बात पर आपका होता है उसके संबंध में आप किसी की भी बात स्वीकार नहीं करते। अगर आपसे कहा जाए कि मिठाई मीठी नहीं होती तो आप किसी सूरत नहीं मान सकते कि मीठी नहीं होती। लेकिन किसी किताब में सिर्फ पढ़ा हो मिठाई ये कभी जीभ पर रखी ना हो और फिर हम कहें कि मीठी नहीं होती है, तो एक बार आपका विश्वास हिल जाएगा। ये हो सकता कहीं गलत ही पढ़ लिया हो, कोई कंपोजिशन की गलती हो, कोई प्रिंटिंग की गलती हो जिसकी वजह से हमने ऐसा पढ़ लिया हो, इनफैक्ट मीठी न होती हो। तो यही फेथ और बिलीफ का अंतर है। जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया वो आपकी पर्सनल नॉलेज है, और जो समाज से स्रोतों से आपको प्राप्त हो गया वो आपकी आउन नॉलेज है। और आउन नॉलेज बेकार की है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनल नॉलेज बेहतर है ये अवश्य कहेंगे। ऐसे ही आपके पर्सनल राइट होते हैं। अगर आपने इस पर्सनल नॉलेज शब्द को समझा होता तो पर्सनल राइट भी समझ में आएंगे। पर्सनल राइट जो आपको एज ए सिटीजन हासिल हुए ये नहीं है, ठीक है, केवल पर्सन होने के कारण जो आपको प्राप्त हो गए। इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की है, जो आपको सिर्फ पर्सन होने के कारण प्राप्त हुए। और जब तक आप ये बात नहीं समझ लेते सीपीसी नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि सीपीसी पर्सनल राइट या प्राइवेट राइट की ही बात करती है। सिविल राइट का मतलब है प्राइवेट राइट या पर्सनल राइट, ठीक है ना। तो एज अ पर्सन, एज अ प्राइवेट पर्सन आपको जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे आपके जब वायलेट होंगे तब सिविल सूट इंस्टीट्यूट होगा, उससे पहले नहीं है। और आपके एज ए सिटीजन ये भी अधिकार हैं, वो आपके पॉलिटिकल राइट है। आपको अपने शरीर और संपत्ति के विरुद्ध न्यूनतम नैतिकता दूसरों से प्राप्त करने का अधिकार ये भी है। न्यूनतम नैतिकता मीनिंग दरबाई कोई आपको मारे नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की बाध्यता दूसरे पर अधिरोपित करने का अधिकार भी आपको दंडिक विधियों से प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस प्रकार का अधिकार जो आपके शरीर और संपत्ति के विरुद्ध न्यूनतम नैतिकता बरते जाने के संबंध में है, उसे हम देश की दंडिक विधि या क्रिमिनल लॉ इसके नाम से जानते हैं। और जब वो आपका कोई वायलेट करेगा तो उसके लिए आपको सिविल सूट फाइल नहीं करना है, उसके लिए दंडिक मुकदमा फाइल करना। और क्यों करना है, क्यों करना है, इसका भी उत्तर अभी हम देंगे, ठीक है ना, इसका भी उत्तर आएगा। तब आपको दंडिक मुकदमा फाइल करना है जब आपके एज अ सिटीजन यानी आपके पॉलिटिकल राइट वायलेट हो, तब आपको जो देश का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वहां जाना है। और क्यों जाना है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब पर्सनल या प्राइवेट राइट आपके वायलेट होंगे तो आपको सिविल सूट इंस्टीट्यूट करना है।
एक प्रश्न आप में से किसी ने पूछा कि 361(4) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह कहती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल प्रोसीडिंग ऐसी जिसमें अनुतोष का दावा उनके विरुद्ध किया गया हो संस्थित नहीं की जाएगी। तो उनका प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी सिविल प्रोसीडिंग होती है जिसमें अनुतोष का दावा किसी के खिलाफ न किया जाए। अब यहां उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि उनका प्रश्न यह है कि प्रेसिडेंट या राज्यपाल के विरुद्ध यदि कोई सिविल प्रोसीडिंग फाइल की जाएगी तो ऐसी जिसमें अनुतोष का दावा हो, ठीक है, तब उनका प्रश्न अराइज हो रहा है, जबकि 361(4) की भाषा में यह है ही नहीं। 361(4) जब बात करेंगे या 361(4) को जब पढ़ा जाएगा तो वहां लिखा है राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत हैसियत में, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत हैसियत। और उन्होंने जो शब्द प्रयोग कर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध यदि कोई सिविल प्रोसीडिंग फाइल की जाएगी तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो व्यक्तिगत हैसियत है और राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, जो उनकी, ठीक है, पदीय हैसियत है, इन दोनों के बीच के अंतर को उन्होंने समझा ही नहीं। राष्ट्रपति की एक पदीय हैसियत है, राज्यपाल की एक पदीय हैसियत है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक व्यक्तिगत हैसियत है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए कि भाई देश की राष्ट्रपति है, इस रूप में लिया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन संदर्भ के कारण हमने सिर्फ इस रूप में लिया है कि उनकी द्रौपदी मुर्मू की भी एक हैसियत है, वो उनकी व्यक्तिगत हैसियत है और वो भारत की सम्मानित राष्ट्रपति भी हैं, वो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके विरुद्ध तो कोई मुकदमा किसी भी ढंग का आएगा ही नहीं, न दांडिक न सिविल। और अगर कहीं भारत संघ भी पक्षकार बनेगा तो बचाव उनका कौन, मंत्रिपरिषद, भारत सरकार करेगी, क्योंकि इनफैक्ट जो कार्यकारी शक्ति है वो भारत सरकार में ही है। तो इनफैक्ट जब आपसे राष्ट्रपति की स्थिति पर चर्चा हुई थी तो यह कहा गया था कि 361 बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति देश के कार्यपालिकी प्रमुख होंगे। लेकिन जो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान हैं उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो स्थिति यह निकल कर आती है कि इनफैक्ट तो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, ये कैबिनेट करती है। तो कोई करे और कोई भरे, यह सिद्धांत न्यायोचित नहीं है। इसलिए जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है वहां राष्ट्रपति उन दशाओं में भी जब भारत संघ पक्षकार हो तो भी केंद्र सरकार इसके द्वारा डिफेंड किए जाने चाहिए इन एक्चुअल। और जहां तक सिविल और क्रिमिनल की बात है तो उनकी पदीय हैसियत, ठीक है, उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ ए स्टेट, इसमें उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई दांडिक कार्रवाई है और किसी प्रकार की कोई सिविल कार्रवाई ये नहीं चलेगी, ठीक है। और जहां तक दांडिक कार्रवाई का सवाल है वो हमेशा व्यक्ति के खिलाफ चलती है। इसलिए दांडिक मामलों के लिए एक सीधा नियम है कि दांडिक मामले उनके विरुद्ध तब तक नहीं चलेंगे जब तक वे उस पद पर बने हुए हैं। और सिविल मामलों के लिए दो स्थितियां आ गई। एक मामला वो हुआ जिसमें उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हारे साथ संविदा की थी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं की, भारत सरकार ने है,
क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद कुछ करते ही नहीं, ठीक है, या यूं कहें कुछ बहुत सीमित कामों को छोड़कर, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति आदि, लोकसभा का भंग किया जाना, इसे छोड़कर कभी कुछ करते ही नहीं। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपके साथ कोई संविदा, क्यों करते हैं, एयरपोर्ट का ठेका होगा तो करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के गवर्नर, नाम से तो उन्हीं के होगा, लेकिन अगर सिविल सूट आएगा तो कौन डिफेंड करेगा? भारत सरकार, उन पर आएगा ही नहीं, क्योंकि इनफैक्ट संविदा उन्होंने ही की है। किसने? सरकारों ने, यानी मंत्रिमंडल ने, राष्ट्रपति ने नहीं किया है, नाम उनके जरूर है। तो ये ऑफिशियल कैपेसिटी है, इसमें उनके विरुद्ध तो मुकदमा आना ही नहीं है। और जहां तक उनकी व्यक्तिगत हैसियत का सवाल है, यानी द्रौपदी मुर्मू की जो उनकी हैसियत है, हो सकता है उन्होंने किसी को अपना मकान बेचने की या किसी का मकान खरीदने की ये संविदा कर रखी हो, ये तो कर सकती हैं वो, कि राष्ट्रपति बनते ही उनके सारे पर्सनल राइट सीज कर गए, ऐसा तो होगा नहीं। अब उसने संविदा का भंग कर दिया, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आना है, ठीक है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू नहीं लाएंगी? और वो मुकदमा उनकी व्यक्तिगत हैसियत में आएगा, व्यक्तिगत हैसियत में, या उनके खिलाफ आना है, ठीक है, तो भी उनकी व्यक्तिगत हैसियत में आएगा। हो सकता है किसी संविदा करें, हो सकता है किसी की मानहानि कर दे, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में, द्रौपदी मुर्मू की हैसियत में, तब उनके खिलाफ वो लाना चाहती है, तब 361(4) कुछ नहीं कह रहा, यह कह रहा है कि व्यक्तिगत हैसियत में उन्हें प्रोसिक्यूट करना है, और वो भी सिविल प्रोसीडिंग में। तो फिर प्रक्रिया लगभग वही वो बता रहा है जो सीपीसी में धारा 80 और 79 यानी सरकारी सेवकों के विरुद्ध सूट लाने के लिए बताई गई है, लगभग वही प्रक्रिया। तो आपने चूंकि पिछला लेक्चर सुना ही नहीं ठीक से, आपने सिर्फ छांट लिया कि ये भाग काम का है, ये भाग बेकार का है, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। अगर आपने सुना होता तो 361(4) में सबसे पहले वही चीज दिखाई देती, व्यक्तिगत हैसियत, ये लिखा है, और व्यक्तिगत हैसियत आपकी पदी हैसियत से अलग होती है, यह बात आपको पहली नजर में समझ में आ गई होती है। और जब यह समझ में आ गया होता है तो फिर सवाल के उठने की कोई जगह बची ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत वहीं से हो रही है कि अपने हिसाब से बात को सुनना, यह मानकर सुनना कि यह बेकार, यह काम का, इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद को उससे ऊपर भी मान रहे हैं। हमें इसमें कोई दो मत नहीं, आप मतलब इसमें कोई दिक्कत भी नहीं कि आप खुद हमसे ऊपर हो जाओ, यही हमारी इच्छा भी है कि आप हमसे ऊपर हो जाओ, ठीक है। लेकिन हम एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एक सामान्य मानवीय व्यवहार की, कि जब आप किसी का वक्तव्य सुन रहे हैं, ठीक है, और एक सुपीरियर के तौर पर, एक बॉस के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर नहीं सुन रहे, बल्कि एक जिज्ञासु के तौर पर सुनना है, तो फिर उसके वक्तव्य को बिना इफ एंड बट, बिना ये सोचे हुए, क्योंकि आप जिज्ञासु के तौर पर सुनना है, तब आप ये तो मान ही रहे हैं कि जो वक्तव्य देने वाला है वो हमसे सुपीरियर है, तो फिर उसकी वक्तव्य को अपनी मान्यताओं को लादे बिना उसमें कोई क्लासिफिकेशन किए सुनना चाहिए है, और फिर उपलब्ध ज्ञान के आलोक में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। यही सुनने की ठीक प्रक्रिया है, और इससे आप सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। खैर, हम लोग बात करने वाले थे सेक्शन 9 पर, कहता है जब तक वर्जित न हो
न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। कहता न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। तो सबसे पहले उसने बात कही न्यायालय में को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब प्रत्येक सिविल न्यायालय को सिविल सूट सुनने की अधिकारिता है यदि सिविल न्यायालय का संज्ञान अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से रोका नहीं गया। लेकिन कब है? इसमें इसके नहीं, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन। और जब उसने कह दिया इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, इसका मतलब सेक्शन 9 से पहले जो उपबंध हैं और सेक्शन 9 के बाद जो उपबंध आएंगे दोनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सिविल न्यायालय को सिविल सूट सुनने की अधिकारिता यह रहेगी। तो अगर बरेली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी सिविल मुकदमे को सुनना चाहता है तो उसे यह तय करना होगा कि सीपीसी में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन क्या वो उस सिविल सूट को सुन पाएगा। सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा। अब मानिए उस सिविल सूट में जो वाद कारण है वो जिस विषय वस्तु से संबंध रखता है उस विषय वस्तु का मूल्यांकन 1 अरब रुपए है, ठीक है ना। 1 अरब रुपए के मकान पर जो बी का है, बी का यह कहना है कि ए ने कब्जा करने की कोशिश की है, बी को डिस्पोजल करने की कोशिश की है, इसलिए 1 अरब रुपए की संपत्ति पर बी का या ए का जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए व्यादेश ये जारी होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यादेश जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। अब बरेली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे सुनना चाहता है तो इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन ही उसे ऐसा करने की अधिकारिता है। अंतर्विष्ट का मतलब यह हो गया कि सेक्शन 9 से पहले जो है और सेक्शन 9 के बाद जो है दोनों को देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 9 से पहले 6 आ गया, ठीक है। वो धनी अधिकारिता के संबंध में बात करता है। वो कहता है कि जब तक सिविल कोर्ट को विषय वस्तु पर धनी अधिकारिता न हो तब तक नहीं सुनेगा। जो उसका नटशेल में, इस रूप में नहीं लिखा लेकिन नटशेल में उसका विश्लेषण करने पर यही उसका भावार्थ प्राप्त होगा। तो सेक्शन 6 तो सेटिस्फाइड है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की धनी अधिकारिता पर कोई प्रतिबंध है ही नहीं। तो जहां तक धनी अधिकारिता का सवाल है वहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरेली को अधिकारिता प्राप्त हो गई। अब जब सेक्शन 15 का सवाल आएगा, क्योंकि वो भी इसमें अंतर्विष्ट उपबंध है, तब सवाल उठेगा कि वो कहेगा सबसे निचला सिविल न्यायालय। तो सबसे निचले सिविल न्यायालय की जब हम बात करेंगे तो सबसे निचले सिविल न्यायालयों में सिविल जज सीनियर डिवीजन, उन्हें भी अनंत धनी अधिकारिता के संबंध में मुकदमा ग्रहण करने की अधिकारिता है। तो मीनिंग देयर बाय डिस्ट्रिक्ट जज तो नहीं बचे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बचे, अधिकारिता सिविल जज सीनियर डिवीजन को आ गए। लेकिन क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन बरेली सुन सकते हैं? इसके लिए फिर 16 से 20 तक देखना पड़ेगा, क्योंकि 16 से 20 भी इसमें अंतर्विष्ट उपबंध है। और सेक्शन 9 कह रहा है सभी सिविल वादों को सुनने की अधिकारिता सिविल कोर्ट में रहेगी, लेकिन इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन।
तो 16 से 20 जब हम देखेंगे तो चूंकि अचल संपत्ति का मामला है तो 16, 17, 18 ये काम में आएंगे, 19, 20 बहुत काम में नहीं आएंगे। 16, 17, 18 के मुताबिक क्या है 16, 17, 18 में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रीमेच्योर चर्चा हो जाएगी, अभी तो हम सेक्शन 9 पर ही बात कर रहे हैं। 16, 17, 18 के मुताबिक अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन को अधिकारिता आ रही होगी, ठीक है, तो दो बातें तय हो गई कि धनी अधिकारिता है और स्थानीय अधिकारिता है। अब देखना पड़ेगा कि सेक्शन 9 के मुताबिक अधिकारिता है या नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है कि सभी संपत्ति संबंधी या पद संबंधी वाद ये सिविल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें संपत्ति का प्रश्न चूंकि विवादित है, इसलिए प्रथम दृष्टया, हमने प्रथम दृष्टया शब्द जानबूझकर कहा है, इसमें प्रथम दृष्टया सिविल प्रकृति का वाद कारण यह उत्पन्न हो रहा है और प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि यह सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है। और अगर 6 सपठित 15, 16, 17 और 18 ये सिविल जज सीनियर डिवीजन बरेली को जुडिक्शन दे रही होंगी तो सिविल जज सीनियर डिवीजन को बरेली को जुडिक्शन आ जाएगा, क्षेत्राधिकार आ जाएगा। यदि नहीं तो फिर उन्हें अधिकारिता नहीं भी होगी, ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी सिविल वादों का संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल कोर्ट में निवास कर रही, क्या सभी सिविल वादों का? तो प्रथम दृष्टया तो पढ़ने से ऐसा ही लग रहा है। कह रहा है न्यायालय को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनके द्वारा उनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। यानी सामान्य नियम यही है कि जैसे ही जो सूट में इन्वॉल्व सवाल है वो सिविल या सिविल नेचर का हो, वैसे ही सिविल कोर्ट को मामला सुनने की अधिकारिता आ गई। जैसे ही मामले का जो वाद कारण है, और वाद कारण हमने आपको पहले भी कहा कि वाद कारण तथ्यों का ऐसा समूह है जो विशेष विषय वस्तु से संबंधित है और जिसके अस्तित्व को अर्थात जिनकी विद्यमानता को या जिसके अनस्तित्व को, ठीक है, साबित करना पड़ता है पक्षकारों को, ठीक है। ये यूं कह दें कि वाद कारण तथ्यों का ऐसा समूह है जो विशेष विषय वस्तु से संबंधित है और उस पक्षकार को इसे साबित करना होगा। इसे साबित करना होगा मीनिंग देयर बाय उन तथ्यों की विद्यमानता को साबित करना होगा जो वाद कारण का गठन कर रहे हैं। जो पक्षकार बाद में जीत चाहता है, विजय चाहता है। आप ये कहते हो ये मकान मेरा है इसलिए इस पर पोजीशन मेरा होना चाहिए, तो आप ये कह रहे हो ये मकान मेरा है, तो स्वामित्व का गठन जो तथ्य करते हैं किसी भी विषय वस्तु के संबंध में, उन तथ्यों की विद्यमानता आपको साबित करनी है। और पिछले लेक्चर में भी हमने कहा कि स्वामित्व की विद्यमानता 3 ही तरीके से आपके पास आ सकती है, या तो कानून ने आपको दी हो, या वसीयत से आई हो, या हस्तांतरण संपत्ति का इसके माध्यम से आई हो। तो इन तीनों के प्रमाण आपको न्यायालय के समक्ष रखने होंगे, आप ही को, क्योंकि आप इस मुकदमे में जीत चाहते हो, ठीक है ना। तो वाद कारण तथ्यों का ऐसा समूह है जो वाद की विषय वस्तु से संबंधित है और जिसकी विद्यमानता को उस पक्षकार को साबित करना है जो वाद में जीत चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी लिटिगेशन को सिविल कोर्ट में फाइल करना चाहते हो तो यह तय करना पड़ेगा कि मामला सिविल काज ऑफ एक्शन या सिविल नेचर के काज ऑफ एक्शन से संबंधित है या नहीं।
क्योंकि अगर है तो पहली सफलता आपने प्राप्त कर ली है। पहली सफलता क्या है? पहली सफलता यह है कि सभी सिविल वादों को, सभी सुनने की अधिकारिता न्यायालय में है, सभी, सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। चूंकि आपका मामला सिविल काज ऑफ एक्शन या सिविल नेचर के काज ऑफ एक्शन से संबंधित दिखाई देता है, इसके प्रथमतः आप सिविल कोर्ट ही मामला लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी बात साबित करने के लिए किसी अन्य सहारे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, यानी आपको किसी कानून को नहीं दिखाना है, किसी कानून को नहीं दिखाना है। सिविल कोर्ट आपका मामला ग्रहण करने से मना ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आगे आप देखेंगे जहां कह रहा द कोर्ट, अंग्रेजी में देखें द कोर्ट शैल, ठीक है, द कोर्ट शैल शब्द का प्रयोग है, मीनिंग देयर बाय इट इज द ड्यूटी ऑफ सिविल कोर्ट कि इफ एनीबडी is going to present such a suit before him in which the cause of action is a civil cause of action or civil nature cause of action, then the civil court must accept that. ठीक है ना? अब आप कहेंगे ये भी तो लिखा है सिवाय उन वादों के, तो ये सिवाय उन वादों के शो करने का काम किसका है? ये मेरा तो नहीं है, ये तो उसका है जो ये कहे कि सिविल कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसका है ये काम। भाषा जो कह रही है, ठीक है, उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सिविल काज ऑफ एक्शन या सिविल नेचर काज ऑफ एक्शन के आधार पर मुकदमा लाया है, उसकी बात सिविल न्यायालय सुनेगा। ठीक है, उसकी बात जिसके खिलाफ जा रही है, ठीक है, उसे यह कहने की अधिकारिता होगी कि भाई आप सुन नहीं सकते। यह सामान्य नियम घरों का भी है। ठीक है, आप किसी से कुछ शिकायत करने गए, आपकी शिकायत वैसी है जैसी सुनने का उसे अधिकार है। ठीक है, आपने शिकायत शुरू की तो सुनेगा। जिसके खिलाफ शिकायत है, अगर वो ये कहता है, वो कहता है कि नहीं 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 सुनी जानी चाहिए, तो उसे ये बताना पड़ेगा क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए, क्योंकि शिकायत तो वैसी दिख रही है जैसी सुनने का उसे अधिकार है। इसीलिए जब आप सेक्शन 9 पर कमेंट्री पढ़ना शुरू करेंगे अपनी किताबों में, तो वहां एक बात आपको लिखी मिलेगी कि सिविल न्यायालय में बात संस्थित होने योग्य है। इसे साबित करना वादी के लिए जरूरी नहीं है, अर्थात वादी को ऐसा कोई कानून दिखाने की कोई जरूरत नहीं जिसमें यह लिखा हो कि वो जो सिविल वाद लाया है उसे सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ऐसा कानून दिखाने की उसे कोई जरूरत नहीं। बस केवल इतना कि वो जिस वाद कारण पर मुकदमा लाया है, वो वाद कारण या तो सिविल है या सिविल नेचर है। वो सिविल या सिविल नेचर है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? देखेंगे, अभी स्पष्टीकरण दोनों आएंगे, उनमें यह तय होगा कि सिविल या सिविल नेचर काज ऑफ एक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना मान लें कि आपकी किताबों में लिखा है, और वो ठीक लिखा है, कि वादी जैसे ही ये कहेगा, मीनिंग देयर बाय जो वो सूट, ठीक है, यानी अपना वाद पत्र, क्योंकि प्रत्येक सिविल सूट वाद पत्र उपस्थित करके संसित किया जाएगा, आगे कहेगा, तो जैसे ही वो ऐसा वाद पत्र उपस्थित करेगा,
जो सिविल या सिविल नेचर वाद कारण पर आधारित होगा। वैसे ही द कोर्ट शैल, ठीक है, कह रहा है द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट हैव जुरिडिक्शन। द कोर्ट शैल, ठीक है, इसका मतलब न्यायालय उसका विचारण करेगा, ठीक है। अब जो कहता है या जो इन शब्दों का फायदा लेना चाहता है कि सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से रोका गया है, उन्हें छोड़कर तो वे वाद जिनका संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से रोका गया है, यह वाद उसी श्रेणी का है। इसे साबित करने का या इसे सिद्ध करने का काम सिविल न्यायालय के समक्ष ये कौन करेगा, ये सवाल उठता है, ठीक है ना। वादी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, उसका वाद कारण, उसका वाद सिविल वाद या सिविल वाद कारण पर आधारित है। कोर्ट के पास तो आर्गुमेंट है कि भाई हमने इसलिए इसका विचारण शुरू किया है क्योंकि प्रथम दृष्टया ही यह मामला सिविल वाद या सिविल वाद कारण पर आधारित है। आप ये कह रहे हो, आप यानी जो रुचि रखता है इस बात में कि सिविल वाद न सुना जाए या इस न्यायालय द्वारा न सुना जाए, और वो कौन होगा? प्रतिवादी। वो कौन होगा? डिफेंडेंट। भाई न्यायालय के समक्ष दो पक्षकार होंगे। न्यायालयवादी से पूछेगा क्यों सुने तुम्हारा सिविल वाद, तो कहेगा इसलिए सुनो क्योंकि मेरा वाद सिविल वाद या सिविल प्रकृति के वाद कारण से संबंधित है, इसलिए सुनो, और ये आपकी ड्यूटी है। अच्छा, जो मेरी ड्यूटी है वो याद दिलाने का कर्तव्य किसी का है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वादी ये न कहे तो क्या सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा? और अगर नहीं सुनेगा तो फिर सिविल कोर्ट, और एक ऐसे निरंकुश व्यक्ति जो किसी की बात नहीं मानता, उसमें अंतर क्या रहा? फिर न्यायालय मर्यादित तो नहीं रहा, क्योंकि मर्यादित संस्थान या मर्यादित व्यक्ति उसी को कहा जाएगा जो किसी के द्वारा भी मर्यादा का प्रश्न उठाए जाने के बिना भी मर्यादा का पालन करे, वही तो है मर्यादित। और जो मर्यादा का प्रश्न उठाए जाने पर ही मर्यादा का पालन करे, वो कौन है? अनुशासित, ना कि मर्यादित, ठीक है। किसी ने कहा तो मान लिया, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो अगर सिविल कोर्ट मर्यादित है, जो कि उसे होना चाहिए, तो फिर वादी के द्वारा किसी मर्यादा का प्रश्न उठाए बिना, अर्थात यह बताए बिना कि प्रस्तुत मामला चूंकि सिविल वाद, ठीक है, प्रस्तुत मामला चूंकि सिविल प्रकृति, ठीक है, या सिविल वाद कारण पर आधारित है, इसलिए आपके द्वारा सुना जाना चाहिए, यह बात कहे बिना भी सिविल कोर्ट को उसे सुनवाई के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। और इसीलिए आपकी किताबों में लिखा है कि वादी को कोई जरूरत नहीं है कि वो सिविल न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करे या यह दर्शित करे कि प्रस्तुत मामला सिविल न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। यदि वो मामला सिविल वाद कारण से या सिविल प्रकृति के वाद कारण से संबंधित है तो सिविल न्यायालय सुनवाई करेगा, इसीलिए लिखा है। हां, यह बात जरूर है, गलती न्यायालय से भी संभव है। न्यायालय जानबूझकर भी गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो दोनों दशाओं के लिए जब दूसरा पक्ष आएगा, वो ये प्रदर्शित करने का हक रखेगा कि भाई ये भी लिखा है सेक्शन 9 में कि सभी सिविल वादों को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में है, लेकिन सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सिविल न्यायालय द्वारा रोका गया है, और चूंकि यह मामला
उसी श्रेणी में आने योग्य है कि इसका संज्ञान सिविल न्यायालय को नहीं लेना चाहिए, इसलिए यह मामला आपके द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए। यानी क्षेत्राधिकार। और जब वो ये कहेगा प्रतिवादी, तो वो कौन सा सवाल उठा रहा होगा? ऐसा सवाल जिसका संबंध क्षेत्राधिकार से है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एज टू जुरिडिक्शन ये उठाएगा। तो प्रतिवादी को क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने का हक है, लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट, नॉट द प्लेंटिफ, ठीक है। ये प्रतिवादी उठाएगा, वादी को, यानी वो व्यक्ति जो ये कहता है कि सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना होगा कि सिविल न्यायालय को अमुक मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है। और उसे प्रदर्शित करना होगा, तो कैसे प्रदर्शित करेगा? कह रहा है वो, न्यायालय को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। तो वर्जित कैसे किया गया होगा? किसी कानून के माध्यम से किया गया होगा। भाई कोई कानून होगा जो ये कह रहा होगा कि ये वाद सिविल वाद या सिविल प्रकृति का वाद होते हुए भी, ठीक है, सिविल न्यायालय द्वारा न तो सुना जाएगा और न इसका संज्ञान सिविल कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये कोई ना कोई कानून अवश्य कह रहा होगा। यानी वो कानून प्रदर्शित करने का हक किसका है? प्रतिवादी का। हक शब्द गलत प्रयोग हो गया। वो कानून प्रदर्शित करने का कर्तव्य किसका है? प्रतिवादी का। प्रतिवादी प्रदर्शित करे कि कोई कानून है जिसके कारण से यह बात जो सिविल वाद है, यह सिविल प्रकृति का वाद है, इसे सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय में नहीं है। यह प्रदर्शित करने का कर्तव्य किसका? प्रतिवादी का। वादी का यह कर्तव्य नहीं है कि वो यह प्रदर्शित करे कि उसका मामला किसी कानून के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के कारण सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि वादी को यह प्राधिकार सीपीसी बड़े अभिव्यक्त शब्दों में धारा 9 में स्वयं ही दे रही है, और सीपीसी एक कानून है। सीपीसी कहती है सभी सिविल वादों के संज्ञान की अधिकारिता सिविल कोर्ट को होगी। तो वादी का तो मामला स्वयं सिद्ध है, इतनी बात से ही कि उसका मामला एक सिविल वाद कारण या सिविल प्रकृति के वाद कारण पर आधारित है। प्रतिवादी यह कहता है कि नहीं, यह सिविल वाद कारण होगा, सिविल प्रकृति का वाद कारण होगा, लेकिन यह सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान किए जाने से वर्जित। तो वर्जना ये किसी कानून ने अधिरोपित की होगी, तो वो कानून किसे लाना चाहिए? प्रतिवादी को, ठीक है ना। इसीलिए आपकी किताबों में लिखा है कि इट इज अ डिफेंडेंट हु मस्ट शो दैट दिस सिविल सूट बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, ठीक है, जिनमें आने वाले वादों का संज्ञान या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सिविल न्यायालय द्वारा रोका गया है, ठीक है। यह प्रतिवादी होगा। अच्छा, प्रतिवादी अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सिविल न्यायालय का संज्ञान रोके जाने वाला कानून न्यायालय को दिखाए, ठीक है। यह जिम्मेदारी प्रतिवादी की हो गई। तो अभिव्यक्त रूप से कब रोका गया और विवक्षित रूप से कब रोका गया, यह प्रतिवादी को प्रदर्शित करना है। तो कब माना जाए कि अभिव्यक्त रूप से रोका गया? तो इसका बड़ा साधारण सा सिद्धांत है कि यदि प्रतिवादी ऐसा कोई कानून न्यायालय के समक्ष दिखाता है
जिसमें अभिव्यक्त रूप से लिखा है कि अमुक सिविलवाद सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं किया जाएगा, या इस अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत होने वाले वाद सिविल न्यायालय के संज्ञान करने की अधिकारिता से बाहर होंगे, ये क्लियर लिखा है, तो अभिव्यक्त रूप से भाई वर्जित है। अब मामला सिविल वाद कारण या सिविल प्रकृति के वाद कारण से संबंधित होते हुए भी सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं बचा, क्योंकि सीपीसी एक कानून है और एक अन्य कानून प्रतिवादी ने दिखा दिया। और सीपीसी कैसा है? जनरल लॉ, क्योंकि ये जनरल ताकत दे रहा है, सामान्य ताकत दे रहा है कि सभी सिविल वादों के संज्ञान की अधिकारिता सिविल कोर्ट में होगी, एक सामान्य बात कह रहा है। और वो कानून कैसा हुआ? स्पेशल, एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है कि ठीक है, सभी सिविल वादों के संज्ञान करने की अधिकारिता होगी, किंतु ये पर्टिकुलर सिविल सूट, ये पर्टिकुलर सिविल प्रकृति का वाद कारण सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। और निर्वचन के सामान्य सिद्धांत वो तो आपको मालूम ही है कि जब भी जनरल सिचुएशन को लागू होने वाले कानून और स्पेशल सिचुएशन को लागू होने वाले कानून में चुनाव का प्रश्न हो, तो हमेशा स्पेशल स्थिति में लागू होने वाले कानून को चुना जाएगा, क्योंकि जनरल में स्पेशल शामिल होता है, स्पेशल में जनरल नहीं। अगर आप स्पेशल सिचुएशन में भी जनरल सिचुएशन में लागू होने वाला कानून लागू कर देंगे, तो फिर स्पेशल एक्ट बनाने का कोई मतलब बचेगा ही नहीं। भाई सिविल वाद कारण तो वो है ही, लेकिन उस विशेष सिविल कोर्ट के वाद कारण को जानबूझकर विधायिका ने सिविल न्यायालय के संज्ञान करने की अधिकारिता से बाहर किया है, तो कुछ सोचकर किया होगा ना। तो अगर वैसी परिस्थिति है जिसके लिए अलग से कानून का निर्माण हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए आमंत्रित क्यों कर रहे हो? तो आप वहीं जाओ, क्योंकि वैसा विधायिका ने जानबूझकर और सोचकर किया है। तभी तुमने अभिव्यक्त रूप से लिखा कि किसी भी सिविल न्यायालय को इस प्रकृति के वाद कारण पर संज्ञान करने की अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। आपने अपने पहनने के लिए एक स्वेटर खरीदा, आपने बेचने के लिए स्वेटर खरीदे, बात अलग हो गई। अब आपकी संविदा की जो प्रकृति है वो कमर्शियल हो गई, वाणिज्यिक हो गई, और आपने अपने खरीदने के लिए अपने पहनने के लिए स्वेटर खरीदा। संविदा दोनों में है, सेल एंड परचेज की, उसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों संविदाओं की प्रकृति में पर्याप्त भेद है। वो संविदा कैसी है? सेल एंड परचेज की है, लेकिन कमर्शियल नेचर है। और इस संविदा का ये भी सेल एंड परचेज की है, बट अगर इस संविदा में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो किसका है? कंज्यूमर का है। ठीक है ना? ये कंज्यूमर नेचर की संविदा है, वो कमर्शियल नेचर संविदा है। ठीक है ना? संविधाएं दोनों है। अब कंज्यूमर चूंकि समाज में बहुत है, बहुत नहीं है, सभी हैं। आप एक वस्तु के विक्रेता यानी एक वस्तु के व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन शेष सभी वस्तुओं के उपभोक्ता हैं। इसलिए जो भी व्यापारिक हितों को उपभोक्ता के हितों पर वरीयता देना चाहते हैं, ऐसा अक्सर व्यापार मंडल के लोग करते रहते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि ना, उपभोक्ता के हित यही सर्वोपरि होने चाहिए, क्योंकि अगर व्यापारी के हित सर्वोपरि हुए तो एक जगह तो आप फायदे में हो सकते हैं, लेकिन 99 नहीं, पता नहीं कितनी जगहों पर
आप नुकसानदेह स्थिति में होंगे, क्योंकि व्यापार तो एक ही का होगा, अधिकतम 2 का व्यापार कर लेंगे आप, सबका नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए विधायिका ने क्या किया, अब संविदा से संबंधित वाद हमेशा संपत्ति से संबंधित वाद है, ठीक है ना। अब नीचे एक्सप्लेनेशन जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहां क्या लिख रहा है, संपत्ति से संबंधित वाद और पद से संबंधित वाद, ये सिविल वाद कारण है। संविदा का संबंध संपत्ति से है, तो संपत्ति संबंधी संविदा संबंधी वाद कैसा हो गया, संपत्ति संबंधी वाद, ये सिविल वाद कारण हो गया। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 शायद है, 1986 या 1987 होना चाहिए, 1986 है संभवतः, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उससे पूर्व आप कंज्यूमर के तौर पर क्रय विक्रय की संविदा कर रहे हो या व्यापारी के तौर पर क्रय विक्रय की संविदा कर रहे हो, दोनों संविदाएं संविदा संबंधी थी और दोनों पर सिविल कोर्ट संज्ञान लेगा। ठीक है, क्योंकि सभी सिविल वादों का संज्ञान कौन करेगा, सिविल कोर्ट। अब कंज्यूमर, आपने एक स्वेटर खरीदा, एक पेन खरीदा, ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्यूट हैं आपके, टेलीफोन लगवाया तो भी सेवा की संविदा आपकी सेवा प्रदाता उसके साथ हुई है, ठीक है ना। अब सेवा प्रदाता आपका शोषण कर रहा है, कभी तो नेटवर्क नहीं आता, कभी तो बिजली का उसका बिल ज्यादा भेज देते हैं, कभी डेटा चुरा लेते हैं, ठीक है, कभी कुछ है कभी कुछ है, और ये सब उत्पीड़न आप झेलने के लिए विवश हो अगर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना आए, क्योंकि संविदा है, ठीक है, और संविदा संपत्ति से संबंधित हो रही। अंततः सेवा के अगेंस्ट में शुल्क आएगा, फिर मामला संपत्ति संबंधी हो जाएगा, तो सिविल कोर्ट, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बिफोर 1986, क्योंकि संविदाओं में वर्गीकरण नहीं है, संविदा है संपत्ति से संबंधित है, बात खत्म हो गई, सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इतने मुकदमे हैं कि आपका मुकदमा कब सुना जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक। तो दोनों तरीके से नुकसान हो रहा, एक तो आपको भी हो रहा और दूसरा सिविल कोर्ट भी ओवरबर्डन होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर सिविल कोर्ट है चूंकि वो, तो कोर्ट का जो वातावरण होता है वो बड़ा औपचारिक होता है, बड़ा फॉर्मल होता है। फॉर्मल औपचारिक मीनिंग देर वहां सब कुछ डिसाइडेड है, आप कैसे कपड़े पहनकर घुसेंगे, क्या भाषा वहां प्रयोग करेंगे, इवन ये भी डिसाइडेड है कि अगर वादी की हैसियत में आप घुसे, ठीक है ना, अगर आप वादी की हैसियत में घुसे तो क्या होगा, जो न्यायाधीश है उसकी बाईं ओर, ठीक है, और प्रतिवादी की हैसियत में घुसे तो न्यायाधीश के दाईं ओर आप खड़े होंगे, यानी खड़े होने का स्थान भी तय है। ये बाएं दाएं में थोड़ी गलती भी हो सकती है, लेकिन ये तय है कि आप कहां खड़े होंगे। आप एज ए अक्यूज घुसे हो तो कहां खड़े होंगे, एज ए एडवोकेट घुसे हो और आपका मुकदमा नहीं लगा है तो कहां बैठोगे आप, सब कुछ तय है। भाषा तय, व्यवहार तय। अब एक आम आदमी है, वो तो एक स्वेटर खरीदा है, वो तो टेलीफोन कनेक्शन घर में लगवाया है, अब या तो वकील साहब करे, क्योंकि न्यायालय के वातावरण से वो परिचित नहीं है। अगर न्यायालय में क्या हो सकता, कंटेम्प्ट का दोषी हो जाए, और ना भी हो तो भी अपना मामला न्यायाधीश महोदय के समक्ष ठीक से रख पाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कानून, आप विद्यार्थी हो फिर उसे पढ़ते हो, फिर अर्थ का अनर्थ करते हो, तो एक आम आदमी से क्या अपेक्षा हो, मजबूरी है वकील करे, तो इतना खर्च व्यक्ति का हो जाएगा कि वो करेगा ही नहीं, वो रोटी खाए कि मुकदमे लड़े, ये भी समस्या है। तो फिर उसके सामने चारा क्या है, उत्पीड़न से है, और तो कोई बात ही नहीं।
वो डेटा चुरा रहे, बैठे आराम से, क्या करें, चुरा रहे। और ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है, किसी विधायिका के लिए ठीक नहीं कि उसके नागरिक शोषण और उत्पीड़न के शिकार हों और हम कोई रेमेडी न दे पाए। इसलिए विधायिका क्या करती है, विभिन्न अधिनियम पारित करती है और ट्रिब्यूनल्स उनकी स्थापना कर देती है। और ट्रिब्यूनल्स न्यायालय नहीं होते, और एक पर्टिकुलर विषय पर मुकदमा सुनने की अधिकारिता रखते हैं। तो उस विशेष विषय पर अगर मुकदमा है तो फिर सिविल न्यायालय वो मुकदमा नहीं सुनेगा। ऐसा विधायिका अभिव्यक्त रूप से उन में लिख देती है, उन अधिनियमों में, कि यह विशेष विषय नहीं सुनेगा सिविल कोर्ट, सीधे इसी ट्रिब्यूनल को जाएगा, ठीक है, या इसी न्यायालय को जाएगा। और अगर वो विशेष अधिनियम न बने तो निश्चित रूप से वो मामला सिविल कोर्ट को आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि विधायिका ने विशेष रूप से अपने नागरिकों को शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष अधिनियम बना दिया, ठीक है, इसलिए अब मामला सिविल कोर्ट ही जाएगा, वो सॉरी उस न्यायालय को ही जाएगा जो अधिनियम में वर्णित किया गया है। क्यों? विधायिका ने अभिव्यक्त रूप से वर्जित कर दिया है सिविल न्यायालय का संज्ञान, और प्रतिवादी ने यह प्रदर्शित कर दिया है कोर्ट के समक्ष कि यह मामला सिविल नेचर का होते हुए भी, या सिविल वाद कारण होते हुए भी, चूंकि फला कानून के द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित किया गया है सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से, इसलिए यह मामला उसी न्यायालय को जाना चाहिए, यहां नहीं चलेगा। और अगर यह सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है तो फिर सिविल कोर्ट उस मामले को नहीं सुनेगा, क्योंकि विधायिका ने जानबूझकर, ठीक है, विधायिका वैसे भी कोई काम अचेतन नहीं करती, सचेतन ही करती। विधायिका ने अपनी विधायी सीमा में रहते हुए, हाँ, विधायिका ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से उस कानून का निर्माण किया है, तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही है, ठीक है ना, असंवैधानिक है ही है, और असंवैधानिक तो कुछ चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर विधायिका ने अपनी विधायी सीमा के भीतर उस कानून का निर्माण किया है तो फिर उस विशेष मामले पर संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को होगी। हम जब वकालत में गए तो हमें यह भी बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई संविदा से संबंधित बात है, स्वेटर खरीदा, सिविल न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक है, आप कंज्यूमर फोरम में लाइए। अब तो उन्होंने आयोग बना दिया, चेंज किया है उसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, अब तो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ऐसे करके उसका नाम कुछ हो गया है, वहां जाएगा। क्यों? कंज्यूमर से संबंधित, नो डाउट संविदा है, लेकिन संविदाओं के विशेष प्रकार को या संविदाओं की विशेष श्रेणी को सिविल न्यायालय के संज्ञान की अधिकारिता की सीमा से बाहर कर दिया गया। और उस प्रकार का मुकदमा यदि है तो आप कंज्यूमर फोरम वहां लाएंगे, जो अब उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ऐसे करके कुछ नाम है उसका, वहां लाया जाएगा और उसे एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है, वो सुनेगा उस मामले को। प्रतिकर का मामला, प्रतिकर दोनों मिलेगा। संविदा का भंग हुआ तो भी जो सामान्य अनुतोष है वो कौन सा? विधिक अनुतोष का 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहां लाएंगे आप? सिविल कोर्ट। और अगर मोटर एक्सीडेंट हुआ है तो भी प्रतिकर के लिए मुकदमा आएगा, ठीक है, लेकिन वो कहां आएगा? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्योंकि विधायिका ने अलग से मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान कर दिया। अन्य प्रकार की दुर्घटना जिसमें मोटर इन्वॉल्व नहीं है, वो दुर्घटना के लिए प्रतिकर लाना कहां आएगा? सिविल कोर्ट, क्योंकि उसे बाहर नहीं किया है। और वो किसमें आएगा? घातक दुर्घटना अधिनियम, फैटल एक्सीडेंट एक्ट। जब आपको टॉट पढ़ा रहे थे तो हमने मंगवाया भी था, क्योंकि दुर्घटनाएं भी दो प्रकार की हैं।
एक वो जो मोटर से होंगी और एक वो जो अन्य प्रकार से होंगी। जो अन्य प्रकार से होंगी उनसे संबंधित प्रतिकर का मामला है तो संपत्ति संबंधी मामला है, वो कहां आएगा? सिविल कोर्ट। अब आप कहेंगे अन्य प्रकार के प्रतिकर के मामले के लिए विधायिका ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आज के युग में मोटर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, अन्य प्रकार की घातक दुर्घटनाएं कम हो रही हैं, ठीक है ना। और ज्यादा अच्छा यही होता है कि मामला सिविल न्यायालय सुने, क्योंकि सिविल न्यायालय की शक्तियां बहुत अधिक है, इसलिए सिविल न्यायालय सुने ये सबसे बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर के चक्कर में हम कुछ भी किसी को ना मिले ये भी तो नहीं कर सकते, इसलिए अधिकतर जो बहुतायत से घटित होने वाले मामले होते हैं वे सिविल होते हुए भी कई बार सिविल न्यायालय के संज्ञान की जो सीमा है और जो क्षेत्र है उससे बाहर कर दिए जाते हैं। एक दिक्कत और होती है, सिविल कोर्ट सुनेगा तो आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक तो आदमी मर गया, फिर कोर्ट फीस दें हम, तो कोर्ट फीस होगी नहीं लोगों के पास, तो उनके घर के लोग मरेंगे दुर्घटना में मोटर से होने वाली, और वो मुकदमा फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोर्ट फीस नहीं होगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विधायिका कई बार सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उन मामलों को भी बाहर कर देती है जो सिविल वाद कारण पर आधारित है, ठीक है। जैसे और कई बार एक्सपर्टाइज किसी विषय पर किसी विशेष न्यायालय की होने के कारण, जैसे खेत है, खेत से संबंधित, खेत का बंटवारा है, खेत से बेदखली है, किसी ने कब्जा कर लिया, आपके मकान पर कब्जा कर लिया, सिविल सूट आएगा। खेत पर कब्जा कर लिया, राजस्व न्यायालय जाएगा मामला। क्यों? इसलिए क्योंकि भूमि विधियां जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में आपका राजस्व संहिता है उसमें, और पहले यूपीजेडए थी, अभी तो यूपीजेडए का सेक्शन याद है 368, क्योंकि उसी को हमने पढ़ा था ठीक से राजस्व संहिता। न पढ़ाई न पढ़ाने का कोई अवसर आया, आप लोग मेंस सेंस निकाल लोगे तो वो प्री निकाल लोगे तो मेंस पढ़ाने का अवसर आएगा। हमने तो जडे ही पढ़ाई और उसी को पढ़ा, तो 368 में क्लियर लिखा रहता था। क्यों? क्योंकि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता राजस्व संबंधी विषयों पर क्यों है? क्योंकि उनकी एक्सपर्टाइज है। आपको मालूम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां राज्य स्थापित किया, सबसे पहले वो बंगाल के शासक बने, ठीक है ना। और उस समय रेवेन्यू कुछ नहीं, रेवेन्यू सिविल ही माना जाता, क्योंकि रेवेन्यू में जो कुछ है वो सब कुछ संपत्ति संबंधी या धन संबंधी यही होता है। तो पहले सिविल और क्रिमिनल यही दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन थे, लेकिन कंपनी की रुचि सुशासन में नहीं थी, कंपनी की रुचि तो माल कमाने में थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, क्रिमिनल जुडिक्शन नवाब के पास रखा था, क्रिमिनल दंड देना है, जनता तुम ही से नाराज हो, हम काहे चक्कर में पड़े। ये बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है, लेकिन सिविल जो अधिकारिता थी वो उन्होंने खुद के हाथों में ले ली थी, और सिविल अधिकारिता उनके हाथ में गई तो रेवेन्यू मामले भी उनके पास चले गए। और कालांतर में उन्होंने क्या किया, सिविल क्रिमिनल दोनों, ठीक है, अलग ढंग के अधिकारियों से यानी न्यायालयों को दिया, क्योंकि आगे वो पूर्ण शासक बने इस देश के, ठीक है ना। और उस समय तक पावर सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत आ गए थे। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत आने के कारण जुडिशरी अलग करनी पड़ी और कार्यपालिका अलग हो गई, लेकिन रेवेन्यू मामला वो अपने ही हाथ में रखना चाहते, क्योंकि वो पैसे संबंधी मामला था। तो उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू की अधिकारिता सरकारी कर्म जो अधिकारी थे उन्हीं के पास रही, यानी कलेक्टर, ठीक है, एसडीएम जो सीधे सरकार के अधीन है, उनके पास रेवेन्यू कोर्ट उन्होंने उन्हें बनाया, और शेष जो दीवानी मामले थे उनको अलग कर दिया और वो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में रख दिया। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से खेती संबंधी मामले एसडीएम या राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्णित किए जाते रहे हैं, और राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय उन्हीं के अधीन रहे, इसलिए आज भी क्योंकि उनकी एक विशेषज्ञता उन विषयों पर आ गई है, इसलिए आज भी
368 या राजस्व संहिता के प्रावधान ये कहते हैं सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, जिन मामलों पर व्यवस्था की गई है उनके संबंध में कोई वाद ग्रहण नहीं करेंगे। अभिव्यक्त वर्जना है, ठीक है। और उन राजस्व न्यायालयों से संबंधित मामलों में जो प्रश्न अंतर्ग्रस्त होंगे अंततः वे भी सिविल होंगे, लेकिन वो कैटेगरी अलग कर दी गई। लेकिन ये प्रदर्शित करने का काम किसका होगा? प्रतिवादी का। वो प्रदर्शित करे है कि मामला सिविल न्यायालय के संज्ञान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपको मालूम है क्रिमिनल कोर्ट ने जुर्माना लगाया, आपने नहीं दिया, ठीक है, तो पहले 421 थी सीआरपीसी में, अब बीएनएसएस में आगे पीछे हो गया होगा। वो प्रावधान करती थी कि अनपेड जो जुर्माना है, नो डाउट संपत्ति संबंधी सवाल है, नो डाउट संपत्ति संबंधी सवाल है, लेकिन सिविल सूट नहीं आएगा क्योंकि स्पेशल प्रक्रिया 421 में दे रखी थी। तो भले ही सीआरपीसी में यह नहीं कहा कि सिविल न्यायालय इसके संबंध में संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन नहीं लेगा क्यों? बात को कहने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि कमरे से बाहर चले जाओ, ठीक है, और एक ये यहां कोई नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं बात को कहने के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा, और बिना ये कहे हम ये कह सकते हैं कि अमुक प्रकार का मामला है तो अमुक न्यायालय संज्ञान लेगा, इसका मतलब सिविल न्यायालय नहीं लेगा, और यह विविक्षित तरीका है कहने का। तो आप देखेंगे सीआरपीसी में जो जुडिक्शन बार्ड किया है वो इंप्लाइडली किया है, ठीक है ना, और जबकि रेवेन्यू मामलों में या अन्य मामलों में जो जुडिक्शन बार्ड करते हैं वो एक्सप्रेसली है, ठीक है। इतना हुआ। अब सिविल काज ऑफ एक्शन कौन सा होता है, सिविल नेचर काज ऑफ एक्शन कौन सा होता है, और यदि ये प्रश्न उठे कि क्या वाकई सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड हो गया है तो कैसे निर्धारित होना चाहिए, ये दो बातें और बची। मुझे लगता है एक क्लास और होना चाहिए, तो देखेंगे, बात करेंगे।